तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम व्लादिमीर पुतिन की सत्ता के पीछे की पूरी कहानी को डीकोड करेंगे। किसी राजनीतिक बहस में पड़े बिना हम सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों और मनोविज्ञान के नजरिए से समझेंगे कि आखिर कैसे कोई एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक पर अपना प्रभाव बनाए रख सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सत्ता का उदय, फिर पुतिन सिस्टम के अंदर का नज़ारा, उसके बाद एक लीडर के गुण, फिर सत्ता और नियंत्रण का ताना बाना और अंत में पुतिनवाद की विचारधारा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सत्ता का उदय, एक केजीबी ऑफिसर से राष्ट्रपति बनने तक का सफर। ये सफ़र वाकई में हैरान करने वाला है। 1985 से 1990 तक पूर्वी जर्मनी में एक खुफिया अधिकारी के तौर पर काम करने के बाद 1999 में वो सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर साल 2000 में राष्ट्रपति। जरा सोचिए, सोवियत संघ के पतन के बाद की उस उथल-पुथल में कोई व्यक्ति इतनी तेजी से सिस्टम के बिल्कुल केंद्र में कैसे आ सकता है। यह सिर्फ पदों का बदलना नहीं था, बल्कि सत्ता पर एक बहुत ही मजबूत पकड़ बनाने की शुरुआत थी। अब ये एक अकेला नंबर 77% अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। 2018 के चुनावों में उन्हें इतने वोट मिले थे। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों और घरेलू अर्थव्यवस्था के दबाव के बावजूद इतना भारी समर्थन। और दिलचस्प बात यह है कि शोध के मुताबिक ये सिर्फ सरकारी नियंत्रण का नतीजा नहीं है। असल में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो देश को फिर से एक सुपर पावर बनाने वाले इस नजरिए का दिल से समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, पुतिन सिस्टम के अंदर, यानी वो आर्थिक इंजन जो इस पूरे राजनीतिक नियंत्रण को चलाता है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि रूस में सत्ता का ढांचा कुछ बेहद वफादार एलिट्स, यानी कुछ गिने चुने रसूखदार लोगों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। रूस की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को अगर देखें तो उनमें से सिर्फ 12 प्रमुख सेक्टर्स की कंपनियां ही 90% से ज्यादा रेवेन्यू लाती हैं। मतलब साफ है, जिसने भी इन चल सेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, उसकी मुट्ठी में पूरे देश की अर्थव्यवस्था आ गई, और जाहिर है राजनीति भी। इस पूरी व्यवस्था को समाजशास्त्री इगोर एडमन ने बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। उनके अनुसार ये सिस्टम एक तरह से ओलिगार्क्स यानी बड़े अरबपतियों के बीच संसाधनों को बहुत ही नाप तौल कर बांटने का काम करता है। ऐसा क्यों? ताकि ये ताकतवर लोग आपस में ना लड़ें। इस पूरे खेल में लीडर एक सुप्रीम रेफरी या मीडिएटर बन जाता है, जिस पर पूरी व्यवस्था टिक जाती है। लेकिन देखिए, हर सिस्टम की अपनी कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। ऐतिहासिक रूप से रूस के फेडरल बजट का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ तेल और गैस सेक्टर से आने वाले टैक्स पर निर्भर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी दुनिया भर में तेल के दाम गिरते हैं तो सीधा असर रूस के बजट पर पड़ता है। पेंशन, हेल्थ केयर, शिक्षा, इन सब के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, जो कि इस सिस्टम के लिए हमेशा एक बड़ा सिरदर्द बना रहता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक लीडर के गुण। यहां हम भू राजनीति को संगठनात्मक मनोविज्ञान यानी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के नजरिए से समझेंगे। जब हम लीडरशिप को स्टडी करते हैं तो दो अलग अलग अप्रोच सामने आती हैं। एक होती है प्रोसेस और दूसरी होती है ट्रेट, यानी किसी इंसान के अपने जन्मजात गुण। इस सिद्धांत के मुताबिक आपकी बुद्धिमत्ता, आपका कॉन्फिडेंस, ये वो खासियतें हैं जो एक सच्चे लीडर को भीड़ से अलग करती हैं। सिस्टम चाहे जो भी हो, ये निजी खूबियां ही इंसान को सत्ता के शिखर तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट जॉन पी कोटर के इन 3 स्टेप्स को देखिए। एक दिशा तय करना, लोगों को उस दिशा से जोड़ना और फिर उन्हें प्रेरित करना। ये फ्रेमवर्क बिल्कुल सटीक बैठता है इस बात पर कि कैसे रूस के लिए एक मजबूत विजन तैयार किया गया। भले ही उस विजन पर सवाल उठाने की गुंजाइश कम रही हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े राजनीतिक गठबंधन को सफलतापूर्वक एक साथ लाया गया। इसी तरह अगर हम स्टोकडल के लीडरशिप वाले 8 गुणों को देखें तो एकेडमिक रिसर्च बताती है कि कैसे ये गुण इस लीडरशिप में फिट बैठते हैं। हमेशा अलर्ट रहना, दूरदृष्टि होना, कॉन्फिडेंस और समाज से जुड़े रहना। इन्हीं खूबियों के दम पर रणनीतिक रूप से विरोधियों को किनारे रखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चालें चली जाती हैं। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, सत्ता, नियंत्रण और प्रभाव। इसमें हम लीडरशिप के उस थोड़े डार्क और निर्देश देने वाले मनोवैज्ञानिक पहलू को डिकोड करेंगे। यहाँ पाथ गोल थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसी स्टाइल है जहाँ नेता अपने फॉलोअर्स के लिए रास्ते की सारी रुकावटें खुद हटाता है।
एक बेहद जटिल और सत्तावादी माहौल में लीडर अपने समर्थकों को एक साफ रास्ता दिखाता है और बदले में उसे मिलती है उनकी 100% वफादारी और उत्पादकता। ये एक तरह का गिव एंड टेक है। और यहीं पर लीडरशिप का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिसे मैकियावेलिनिज्म कहते हैं। एकेडमिक स्टडीज बताती हैं कि कई निरंकुश नेताओं में ये गुण होता है। इसमें पारंपरिक नैतिकता या मॉरल वैल्यूज पीछे छूट जाते हैं। सारा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि अपना लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, फिर चाहे उसके लिए सत्ता, कूटनीति, डर या धोखे का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। ये पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। तो समझने वाली बात यह है कि बाहर से देखने पर यह लीडरशिप बहुत करिश्माई लग सकती है, लेकिन अकादमिक भाषा में इसे स्यूडो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहा जाता है। मतलब नेता अपनी वाक्पटुता और मोटिवेशन का इस्तेमाल जनता की भलाई से ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करके अपने सत्तावादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करता है। ये प्रभाव डालने का एक बहुत ही पावरफुल लेकिन पेचीदा तरीका है। खैर, अब हम अपने आखिरी और बहुत ही अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, पुतिनवाद की विचारधारा। कैसे एक राष्ट्रीय सहमति या यूं कहें कि नेशनल कंसेंसस तैयार किया जाता है। इस पॉइंट पर रॉबर्ट हाउस की 1976 की करिश्माई लीडरशिप थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है। ये थ्योरी बताती है कि कैसे एक लीडर का डोमिनेंट बर्ताव और जबरदस्त कॉन्फिडेंस उसके फॉलोअर्स के अंदर एक अटूट विश्वास पैदा कर देता है। लोग बिना कोई सवाल किए भावनात्मक रूप से उस विजन से जुड़ जाते हैं। इस पूरी आइडियोलॉजी को एक खास तरह की दोहरी छवि से और भी ताकत मिलती है। एक तरफ तो वो एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता हैं, जिसे असाइंड लीडरशिप कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी छवि एक इमर्जेंट लीडर की है, एक ऐसे मसीहा की जिसने 90 के दशक के उस भयानक और अफरा तफरी वाले दौर से देश को बाहर निकाला। ये कॉम्बो अपने आप में सत्ता को एक गजब की वैलिडिटी देता है। और देखिए, जब ये कहा जाता है कि रूस सदियों से एक महान शक्ति रहा है और हमेशा रहेगा, तो ऐसे बयानों का इस्तेमाल बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से होता है। ये लोगों के अंदर एक गहरी देशभक्ति जगाता है और उन्हें उनके गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, यही नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके आक्रामक फैसलों और देश के अंदर कड़े नियंत्रण दोनों को सही ठहराने का काम करता है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और करिश्मे जैसे बेहतरीन गुणों का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म किया जा सकता है और पूरी सत्ता एक जगह केंद्रित की जा सकती है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये करिश्माई लीडरशिप वाकई जनता की भलाई के लिए है या सिर्फ उस सिस्टम को जिंदा रखने का एक टूल है। आधुनिक दुनिया में पावर और इन्फ्लुएंस का ये खेल वाकई बहुत उलझा हुआ है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।